कंप्यूटर के अंदर हमने प्रीवियस क्लास में एल्गोरिथम्स के ऊपर बात कर ली थी और उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊँ तो एल्गोरिथम मैंने बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है आपका एल्गोरिथम कहलाता है। मतलब जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बेसिकली एक हमारे पास प्रॉब्लम होती है जिसको हम कंप्यूटर की हेल्प से सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ता है। अब जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो कुछ स्टेप्स में हमें इनपुट्स लेने पड़ते हैं, कुछ स्टेप के अंदर प्रोसेसिंग होती है, लाइक आपने कुछ कैलकुलेशन दी है करने के लिए, कुछ स्टेप्स में जो है हम आउटपुट शो करवाते हैं। तो एल्गोरिथम के अंदर जो हमने सारे स्टेप्स लिखे होते हैं इसी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना आपका फ़्लो चार्ट कहलाता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके एल्गोरिथम की जो डायग्राम होती है ना वो बेसिकली क्या होती है, फ़्लो चार्ट होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है कि द फ्लो चार्ट इज़ द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इट इज़ यूज टू शो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड लॉजिक ऑफ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम बिफोर राइटिंग द फुल कंप्यूटर प्रोग्राम। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग द स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन टू अदर्स बाय यूजिंग डिफरेंट सिम्बल्स। मतलब जो आपका एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है, जो आपका एल्गोरिथम का यूज़ होता है वही आपका क्या होता है, फ़्लो चार्ट का ही काम होता है। दोनों का पर्पस सेम है। डिफरेंस क्या है, एल्गोरिथम के अंदर आप नेचुरल लैंग्वेज वगैरह के अंदर आप लिखते हो स्टेप्स, जबकि फ़्लो चार्ट के अंदर आप डायग्राम्स के थ्रू जो है वो अपनी बात को समझाते हो, मतलब अपने प्रोग्राम का सोल्यूशन लिखते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है फ़्लो चार्ट की, अब आपको पता है कि जब हम चैप्टर पूरा कवर कर लेते हैं बुक से दैन फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस वगैरह जैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो सब मैं उसी वक्त बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हमने बस इजीली चीज़ों को समझना है कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो अगर फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन की बात करें तो वही डेफिनेशन है जो एल्गोरिथम की होती है। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि इट इज़ अ जनरल पर्पस टूल यूज टू डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस और ऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम। मतलब आपके प्रोग्राम के अंदर जितने भी सारे ऑपरेशंस और प्रोसेस हो रहे होते हैं इनको सीक्वेंस में डिफ़ाइन करना बेसिकली आपका फ़्लो चार्ट कहलाता है। इट शोज़ प्रोसेसेस एंड देयर फ्लो विजुअली यूजिंग डायग्राम। कहने ये पूरा फ़्लो को जो है वो डायग्राम के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, बताते हैं। तो आई गेस इतनी ही डेफिनेशन काफ़ी है। बाकी कुछ चीज़ें मैंने बता दी कि एल्गोरिथम को ही सिंबल्स की फॉर्म में लिखना, डायग्राम बनाना, उसकी आपका फ़्लो चार्ट कहलाता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को सिंबल्स लिखे हुए हैं कि कौन सा सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले आपके पास स्टार्ट एंड स्टॉप। जब मैंने एल्गोरिथम आपको पढ़ाया था उस वक्त मैंने बताया था कि पहला जो आपका स्टेप होता है वो स्टार्ट होता है। मतलब आप कोई भी काम करने जा रहे हो पहला स्टेप आप लिखोगे स्टार्ट और लास्ट स्टेप आप लिखोगे स्टॉप या फिर एंड। तो ये इन दोनों स्टेप के लिए आपके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो ये ओवल शेप का सिंबल होता है जो कि यहाँ पे बना हुआ है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट लिखा हुआ है। मैं थोड़ा इसको जूम इन कर देता हूँ। तो ये आपका स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल होता है। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इट इज़ एन ओवल शेप एंड इज़ यूज टू शो द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ प्रोग्राम और फ्लो चार्ट सीक्वेंस। मतलब आपका प्रोग्राम या आपका फ्लो चार्ट जब स्टार्ट होगा तो ये सिंबल बनेगा, जब एंड होगा तो ये सिंबल बनेगा। फिर बीच में जो आपकी कनेक्टिविटी होती है एक स्टेप को दूसरे स्टेप से कनेक्ट करना, जैसे स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद जो स्टेप आएगा उसको कनेक्ट करने के लिए हम एरोज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एरो शेप शोज़ डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम वन स्टेप और बॉक्स टू अनदर। मतलब कि आपका स्टेप अगला स्टेप किस डायरेक्शन में जाएगा तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरोज़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है प्रोसेस। मैं इसको आपका ना समझा के दिखाता हूँ, वैसे नीचे एग्जांपल्स तो आएंगी। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपका कोई काम हो रहा है। मतलब हमने प्रीवियस क्लास में एल्गोरिथम देखा था परसेंटेज कैलकुलेट करने का, हमने एल्गोरिथम देखा था एवरेज कैलकुलेट करने का। तो कुछ स्टेप्स में तो हमने इनपुट वगैरह लिए थे, फिर हमने एवरेज का फार्मूला डिफ़ाइन किया था कि इस फार्मूले की हेल्प से एवरेज कैलकुलेट होगा कि ये सब सम होंगे फिर डिवाइड होंगे एक नंबर से। तो ये जो प्रोसेस चल रहा होता है जहाँ पे कोई इनपुट या आउटपुट नहीं शो कराना, हमने कैलकुलेशन चल रही है, बेसिकली जो रिज़ल्ट हमने कैलकुलेट करना उसका प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसे स्टेप्स के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ये रेक्टेंगल का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, दिस रेक्टेंगल शेप
इंडिकेट्स एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन और प्रोसेस यूजुअली वन स्टेप, मतलब एक स्टेप के अंदर जो भी आपकी कैलकुलेशन वगैरह चल रही होती है वो आप इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखते हो। देन फिर आपका आता है इनपुट आउटपुट। किसी भी स्टेप में आपको इनपुट लेना है या आपको आउटपुट शो कराना है तो उसके लिए आपका ये पैरेललोग्राम का सिंबल जो है वो यूज़ होता है। यहाँ पर ये बात देखिए, दिस पैरेललोग्राम शेप शोज़ द इनपुट और आउटपुट प्रोसेस। जब भी आप इनपुट या आउटपुट शो कराओगे तो फिर आपका ये पैरेललोग्राम का सिंबल जो है वो हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज़ फॉर एनी इनपुट स्लैश आउटपुट, शॉर्ट फॉर्म में IO बोलते हैं इसको, IO ऑपरेशन, एंड इंडिकेट्स दैट द कंप्यूटर इज़ टू ऑब्टेन डाटा और आउटपुट रिजल्ट्स। या तो इस शेप से बंदा समझ जाएगा कि या तो इस स्टेप में हम इनपुट ले रहे हैं, डाटा ऑब्टेन कर रहे हैं, या फिर हम रिजल्ट्स शो करा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये आउटपुट का सिंबल होता है, इनपुट या आउटपुट का। पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन स्लैश कंडीशन। ये भी समझ में नहीं आएगा, ये उस वक्त समझ में आएगा जब आप प्रोग्राम बनाओगे ना। मैं बता रहा हूँ कि जब एक दो दफ़ा प्रोग्राम बना के देख लिया ना, जो हम अगले चैप्टर में करेंगे ऑब्वियसली, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जो है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ये अभी क्योंकि हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं, इस वजह से थोड़ी बहुत हो सकता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहे कि फ़्लो चार्ट थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बड़ा आसान है। अब प्रोग्राम के अंदर कई बार हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है। लेट्स सपोज जैसे इंग्लिश के अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, इफ़ की कंडीशन होती है कि अगर सुबह बारिश हुई तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। तो ये कंडीशन लगी हुई है ना, एक डिसीजन लेना है यहाँ पे। डिसीजन लेने किसी कंडीशन की बेस के ऊपर कि भाई अगर बारिश हुई तो ये कंडीशन है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन प्रोग्राम के अंदर आती है आपके पास, तो फिर हम इफ़ एल्स की कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ अगर ये होगा तो ये काम करना है, एल्स अगर ये काम नहीं हो, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करना है। जैसे इफ़ की कंडीशन में मैंने लगा दिया कि भाई अगर बारिश होगी तो अगर बारिश होगी तो आपने ये काम करना है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो फिर वो एल्स की कंडीशन में चला जाता है कि भाई अगर बारिश नहीं हो रही तो उसके फिर क्या करोगे, तो हमें एल्स में बताना पड़ता है। और इसी चीज़ को फ़्लो चार्ट के अंदर एक डिसीजन बॉक्स से जो है ना वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं पर भी अगर आपको डिसीजन लेना है इस तरीके से, तो फिर आप ये डायमंड सिंबल जो होता है इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें से 2 एरो निकलती हैं कम से कम, कि एक तो इफ़ का एरो होगा कि अगर ऐसा हो तो क्या करना है, उसके बाद दूसरा एरो निकलता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो ये आपके 5 बेसिक सिंबल होते हैं। एक ओवल शेप होता है जो कि स्टार्ट और एंड को शो करता है, एक आपका एरो सिंबल होता है जो कि डिफरेंट स्टेप्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, फिर आपका प्रोसेस का सिंबल होता है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम यूज़ होता है आपका इनपुट आउटपुट के लिए, और आपका डायमंड यूज़ होता है डिसीजंस लेने के लिए। तो ये तो फ्लो चार्ट के सिंबल्स आ गए। अब चलते हैं ज़रा कि इम्पोर्टेंस क्या है। अब वही सारी इम्पोर्टेंस है जो भाई एल्गोरिथम की थी कि फ्लो चार्ट्स हेल्प इन कम्युनिकेटिंग द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम टू ऑल अदर्स एंड मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। आपने अपना प्रोग्राम किसी दूसरे बंदे को कम्युनिकेट करना है, किसी दूसरे बंदे को समझाना है, तो आप ये इस तरीके से फ़्लो चार्ट बना के दिखा सकते हो। मतलब ऑब्वियसली हर बंदा तो टेक्निकल नहीं होता ना, हर बंदे को प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो लेट्स सपोज़ के आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके टीचर ने, या कह सकते हो कि आप कंप्यूटर की क्लास में आप डिफरेंट स्टूडेंट्स प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, और आपके टीचर ने आपको सिखाया प्रोग्राम बनाना। अब आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ने जो है वो राउंड लगाया आपकी क्लास के अंदर, और आपके लेट्स से वाइस प्रिंसिपल को प्रोग्रामिंग नहीं आती, आपने अपना वो प्रोग्राम अपने वाइस प्रिंसिपल को समझाना है, प्रिंसिपल को समझाना है। तो अब ऐसे लोग जिन्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती और आपने उन्हें अपना प्रोग्राम वगैरह समझाना है, तो उसके लिए फिर आप फ़्लो चार्ट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट उनको प्रोग्राम खोल के दिखा दोगे, लेट्स से मैं यहाँ पे अगर कोई प्रोग्राम खोल के दिखाऊं, इसमें हो सकता है कोई प्रोग्राम हो मेरा, इसमें तो नहीं होगा, वैसे इसमें हो सकता है। वेट अ मिनट,
अब जैसे ये मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, अब इस एप्लीकेशन के अंदर ये अब डिफरेंट फाइल्स हैं। अब हर फाइल का ऑब्वियसली एक जो है वो पर्पज़ है। यहाँ पे ये कोई सब्सक्रिप्शन मांगने लग गए हैं। बहरहाल ये अभी फ़िलहाल ओपन नहीं हो रहा। तो प्रोग्राम को जिस तरीके के होते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल तो ये एक्चुअल प्रोग्राम तो नहीं है, ये अभी कुछ इशू हो रहा है इसके अंदर, ये मैं बाद में दिखा दूँगा। तो इन शॉर्ट ये कि अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आती, आप उसे डायरेक्ट प्रोग्राम खोल के दिखा दो कि देखें हमने ये करा है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो आपने जो है इस तरीके के टूल्स को यूज़ करते हुए, फ्लो चार्ट को यूज़ करते हुए, आपने जो है अपने जो भी अथॉरिटी है जिसको भी आपने चेक करवाना है, तो आप अपना प्रोग्राम इस तरीके से चेक करवा दो, ठीक है, ताकि उनको ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाकी वही सारी बातें लिखी हुई। इट इज़ यूजफुल प्रोग्राम डॉक्यूमेंट दैट इज़ नीडेड फॉर वेरियस पर्पज लाइक टू नो अबाउट प्रोग्राम क्विकली और टू मॉडिफाई प्रोग्राम लॉजिक। तो कहना अगर आपको क्विकली प्रोग्राम के बारे में एक नो अबाउट लेना है कि भाई क्या कर रहा है आपका प्रोग्राम और उसकी लॉजिक को मॉडिफाई करना है, तो फिर आप फ्लो चार्ट के हेल्प से काम कर सकते हो। द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड और ब्लू प्रिंट ड्यूरिंग द कोडिंग ऑफ प्रोग्राम बनाते हो अगर आपके सामने फ्लो चार्ट है तो आप इजीली जो है अपना प्रोग्राम रिटर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ सैम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे किसका फ्लो चार्ट बना हुआ कह रहे हैं टेक्स 3 नंबर्स एज इनपुट एंड कैलकुलेट द सम एंड परसेंटेज। 3 नंबर ये इनपुट ले रहा है और परसेंटेज कैलकुलेट करके दे रहा है, उसका सम, तीनों नंबर्स का सम और परसेंटेज कैलकुलेट करके जो है वो आपको ये दे रहा है। और यहाँ पे कंडीशन भी लगी हुई है कि इफ़ परसेंटेज इज़ अबव 70 दैन प्रिंट वेल डन। अगर परसेंटेज 70 से ज़्यादा है तो वेल डन प्रिंट करा देना है, और अगर 70 से बिलो है तो फिर आपने वर्क हार्ड, यानी आपको मेहनत की ज़रूरत है, ये आपने प्रिंट करवा देना है। तो ये सबसे पहले पहला स्टेप मैंने बताया था। उसके बाद आपने 3 नंबर्स का सम करना है ना, तो वो 3 नंबर्स आपके पास होने भी तो चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज आपने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, मैथ, कंप्यूटर और केमिस्ट्री। अब तीनों के मार्क्स जो है वो 100 थे लेट सपोज। तो सबसे पहले हम इनपुट लेंगे आपसे कि आपने मार्क्स कितने स्कोर करें 100 में से। लेट से आपने 90 स्कोर करें, आपने 85 स्कोर करें, आपने 65 स्कोर करें। तो 3 नंबर्स हमें इनपुट लेने पड़ेंगे जिसमें आप अपने मार्क्स एंटर करोगे। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम का शेप बना हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो x y z यानी 3 वेरिएबल्स हमने बना दिए, और मैंने बताया था कि प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल्स बना दें कोई भी वैल्यू सेव करने के लिए। तो हम 3 वेरिएबल लेंगे और इन वेरिएबल्स के अंदर आपके जो है वो मार्क्स आके स्टोर हो जाएंगे। लेट्स से x के अंदर आपके मैथ के मार्क्स आ गए, y के अंदर आपके कंप्यूटर के मार्क्स आ गए, z के अंदर आपके केमिस्ट्री के मार्क्स आ गए। फिर आपने इन तीनों को क्या करना है, सम करना है। अब अगले स्टेप में कोई इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा है, एक प्रोसेसिंग चल रही है कि तीनों नंबर्स का सम कैलकुलेट कर रहा है आपका प्रोग्राम। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी आपके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसको डिवाइड करा देना टोटल से। आपके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं उसका सम ऊपर हमने कैलकुलेट कर ली, तो सम को हमने टोटल मार्क्स से डिवाइड करा दी, जो कि कितने थे, 300 थे। 3 सब्जेक्ट की बात करें, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो 3 सब्जेक्ट जो है आपके 300 मार्क्स हो जाएंगे। तो सम को हम 300 से डिवाइड करवाएंगे और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इस स्टेप में भी आपकी कैलकुलेशन हो रही है, कोई इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये वाले जो आपका 3rd स्टेप है या 4th स्टेप है, इसमें हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब परसेंटेज आपकी आ गई, लेट से 80 आई होगी किसी बच्चे की, किसी की 70 आई होगी, किसी की 60 आई होगी। अब हमने लेना है डिसीजन। तो देखो डिसीजन बॉक्स लिखा हुआ है कि परसेंटेज इफ़ परसेंट ग्रेटर दैन 70, अगर परसेंटेज बढ़ी है 70 से तो नीचे चले जाएंगे येस, कि हाँ अगर ज़्यादा है तो प्रिंट करा दो वेल डन, लेकिन नो अगर ज़्यादा नहीं है 70 से तो फिर आपने प्रिंट करा देना है प्रिंट वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिसीजन लिया हुआ है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, और फिर इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। और भी मॉडिफिकेशन इसमें हम कर सकते हैं जो भी हम चाहें, लेकिन एक बेसिक फ्लो चार्ट को समझने के लिए ये बड़ी अच्छी सी एग्जांपल आपको इन्होंने यहाँ पे
दी हुई है। ठीक है, तो अब आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर इस फ्लो चार्ट के अंदर कोई कहीं पे कोई मसला वसला है तो आप पूछ लो। ठीक है, इसके आगे जो है हमारे पास एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। कैन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। फ्लो चार्ट इज अ डायग्राम ऑफ डिफरेंट शेप्स विच शोज फ्लो ऑफ डाटा थ्रू प्रोसेसिंग सिस्टम। थोड़ी इन्होंने गाड़ी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, एल्गोरिथम की तो आसान सी लिखी हुई है। मतलब बात वही है कि हम डायग्राम और डिफरेंट शेप्स के थ्रू जो है हम अपने डाटा का फ़्लो जो है बताते हैं। ठीक है, और इन अदर वर्ड जो मैंने बताया कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है अभी किसी एल्गोरिथम की। फिर क्या है, इन एल्गोरिथम टैग्स इज यूज। एल्गोरिथम के अंदर हम लिख के बताते हैं कि भाई क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। फ्लो चार्ट के अंदर हम सिम्बल्स और शेप्स वगैरह यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम इज़ ईजी टू डिबग। एल्गोरिथम को उसमें तो गलतियाँ निकालना आसान होता है। फ्लो चार्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिबग। फ्लो चार्ट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। कैन एल्गोरिथम इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड। कैन एल्गोरिथम को लिखना और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जबकि फ़्लो चार्ट ईजीली आपका बन जाता है। एल्गोरिथम डज़ नॉट फॉलो एनी रूल्स। एल्गोरिथम के अंदर कोई रूल्स वगैरह फॉलो नहीं होते। मतलब आपको बस क्या करना है, अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन लिखना है। जबकि आपका जो फ्लो चार्ट होता है तो फिर उसके अंदर आपको सिंबल्स वगैरह के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कैन एल्गोरिथम इज़ द सूडो कोड ऑफ द प्रोग्राम। सूडो कोड मैंने बताया था, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सूडो कोड बेसिकली एल्गोरिथम का एक अगला स्टेप होता है जिसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके नेचुरल लैंग्वेज को कम करते हैं और मैथमेटिकल के एक्सप्रेशंस को हम बढ़ा देते हैं। और इसी के कंट्रास्ट में आपका फ्लो चार्ट में लिखा है, फ्लो चार्ट इज जस्ट ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम लॉजिक। यानी बस आपका जो प्रोग्राम की लॉजिक होती है उसको हम विजुअली हम बता देते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, तो आई होप फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर मैं चैप्टर के आगे बात करूँ तो बस हमारा एक टॉपिक इसके अंदर रह गया डाटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो जो हमारी कंप्यूटर की अगली क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली हम कल ही इसको फाइनलाइज़ कर दें, तो हमारा डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक हम कवर कर लेंगे, तो फिर हमारा जो है ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, इसकी टाइप्स हैं डिफरेंट, तो फिर हमारे चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लास और लगेगी चैप्टर को एंड करने में। चैप्टर फिर हमारा जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर जो है हम इसके क्वेश्चन जो बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे फिर हम एक डेडिकेटेड क्लास रख देंगे उसके लिए। उसमें हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे।